हेलो एवरीवन। आज हम रॉक इंजीनियरिंग या रॉक मैकेनिक्स में फेलियर क्राइटेरिया ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। फेलियर क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई हमारा रॉक मास है, उसके अंदर से एक इंटैक्ट रॉक सैंपल मैंने निकाला, इसके ऊपर लगने वाले मैक्सिमम स्ट्रेसेस हम कितने लगाए कि ये हमारा रॉक क्या हो, किसी डिसकंटिन्यूटीज के अलोंग या फिर उसके मटेरियल में क्या हो जाए, हमारा फेल हो जाए। तो उसके मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी एक तरह से हमारा क्या फेलियर क्राइटेरिया रिप्रेजेंट करता है। तो मेनली जो इंटैक्ट रॉक होती है, इंटैक्ट रॉक, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो वेरियस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जो फैक्टर्स हमारे जैसे हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ इंटैक्ट रॉक इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स ओरिजिन, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, टेक्सचर, grain size and porosity. This strength of intact rock is also influenced by what? Its surrounding pressure, pore pressure, temperature and moisture content. जैसे जैसे हमारे सराउंडिंग प्रेशर को हम इंक्रीज करते जाते हैं तो उससे हमारा क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ जो है रॉक की, इंटैक्ट रॉक की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे हम पोर प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे तो पोर प्रेशर इंक्रीज करने के कारण क्या होगी, उसकी रॉक मास की स्ट्रेंथ हमारी रिड्यूस हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने या टेम्परेचर डिक्रीज करने से उसके रॉक मास के अंदर क्या होते हैं, हमारे थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। इन थर्मल स्ट्रेसेस के कारण क्या है, रॉक हमारी ब्रेक डाउन होती है। अगला है मॉइस्चर कंटेंट। रॉक मास में ज़रूरत से ज़्यादा या फिर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने के कारण रॉक उस डिसकंटिन्यूटीज के अलग क्या हो सकती है, फेल कर सकती है। इन इस इंटैक्ट रॉक को हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। ओके, तो लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, वो रिकमेंड किया है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रॉक मैकेनिक्स के द्वारा। राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ इंटैक्ट रॉक्स आर एनाइसोट्रोपी, स्पेसिमन ज्योमेट्री, कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस एंड मॉइस्चर कंटेंट, क्रीप एंड रेट ऑफ लोडिंग। इनके कारण रॉक की जो हमारी इंटैक्ट स्ट्रेंथ है वो डिटरमाइन होती है। स्पेसिमन ज्योमेट्री, स्पेसिमन ज्योमेट्री मतलब जो हमारा ज्योमेट्री में स्पेसिमन का हाइट और डाया का जो रेशो होता है, उससे भी हमारी रॉक की जो सैम्पलिंग, उस सैंपल की जो स्ट्रेंथ है वो डिफाइन होती है। ऑब्वियसली इफेक्ट ऑफ कन्फाइनिंग प्रेशर से उस रॉक मास की स्ट्रेंथ वेरी करती है। जैसे जैसे हम कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारे रॉक मास की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और वो डक्टाइल फेलियर शो करता है। अदर इज मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट अगर ज़्यादा रहता है तो हमारा क्या होता है, रॉक जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाती है और उसकी स्ट्रेंथ हमारी रिड्यूस हो जाती है। ओके, द रॉक बाय नेचर इज व्हाट, एनाइसोट्रोपिक। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस मिनरल ग्रेन्स, क्रैक्स, पोर्स एंड रैंडम ओरिएंटेशन। रॉक हमारी बाय नेचर कैसी होती है, एनाइसोट्रोपिक होती है। एनाइसोट्रोपिक मतलब उसकी प्रॉपर्टीज डायरेक्शन के साथ क्या होती है, चेंज करती जाती है या चेंज होती रहती है। ओके, तो द रॉक बाय नेचर इज व्हाट, एनाइसोट्रोपिक एंड इट कंसिस्ट ऑफ मिनरल ग्रेन्स, cracks, pores of random orientation and hence it should be tested under different orientation। मतलब एनाइसोट्रोपिक रॉक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे डिसकंटिन्यूटीज और ओरिएंटेशन होता है। तो अगर हमें रॉक मास की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो हमें अलग अलग ओरिएंटेशन में उस रॉक मास को टेस्ट करना होगा। जैसे हमारा हमने अज्यूम किया कि हमारे रॉक मास की इस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ सिग्मा 1 है और इस डायरेक्शन में अगर इस रॉक को इस तरह से कोर कट करते हैं तो इस डायरेक्शन में उसकी स्ट्रेंथ कुछ और आएगी। राइट, तो मतलब क्या होता है कि किसी भी वॉल्यूम के अंदर रॉक मास में अलग तरह से कहीं से भी कोई भी मतलब स्ट्रेसेस जनरेट हो सकते हैं। तो उस कन्फाइनमेंट के अंदर या फिर उस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर हमें अलग अलग ओरिएंटेशन में रॉक की स्ट्रेंथ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। राइट, hence it should be tested under different orientation and directions of applied load. The specimen geometry, height to dia ratio and size influence the strength of rock. Hence the height to depth ratio should be considered what, 2 times, and it should be used in laboratory testing of the rock, and it also sufficient for large specimen should be tested to eliminate the size effect। साइज इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हमारी जो हाइट टू डेप्थ रेशियो है वो प्रॉपर होना चाहिए। ओके, द रॉक जनरली जो होती है रियली में एक्चुअली वो कन्फाइंड होती है। मतलब इस रॉक सैंपल के चारों तरफ हमारा क्या होगा, अनदर रॉक होगी जो इसको कन्फाइन करेगी। मतलब इसमें एग्जिस्टिंग कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस होंगे। इसका कन्फाइनमेंट है वो उसकी डेप्थ और सराउंडिंग रॉक की जो कंट्रोल वॉल्यूम है उस पर मतलब कितना वो रिलैक्सेशन मिलता है नहीं मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए हमें अलग अलग कन्फाइनमेंट पे रॉक मास की स्टडी करनी पड़ती है। ओके, the rock in the earth crust generally exists what, confining
state. That means it is surrounded by the another rock, and it exerts the stresses from all sides on the element under consideration. Hence, to obtain more realistic idea of the rock behavior, it should be tested from various confining stresses. हमें और रियलिस्टिक आइडिया पता होने मतलब इस रॉक में इस कन्फाइनमेंट में कि क्या क्या स्ट्रेसेस होंगे, क्या स्ट्रेसेस की वैल्यू होगी, उसके लिए हमें अलग अलग कन्फाइनिंग प्रेशर को वैल्यू को चेंज करके हमें लेबोरेटरी में इसके ऊपर टेस्ट करने की आवश्यकता रहती है. द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द रॉक इज अ डेंजर दैट नॉर्मली स्टेबल स्ट्रक्चर माइट बिकम अनस्टेबल अंडर इंक्रीजिंग पोर वाटर प्रेशर. अगर रॉक मास के अंदर अगर हमारा क्या है कि पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होता है तो उसकी स्टेबिलिटी डैमेज हो सकती है. ओके, हेंस इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेस्ट द रॉक अंडर डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट, ताकि हमें पता चले कि अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट में इस रॉक मास की स्टेबिलिटी कितनी रहती है और कितनी नहीं रहती है. इसलिए हमें मॉइस्चर कंटेंट को कंसिडर करके भी टेस्ट करने पड़ते हैं. द रॉक मास स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन टू मेजर फैक्टर. रॉक मास की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है. पहला है इफेक्ट ऑफ साइज, मतलब जो रॉक मास की स्ट्रेंथ है रॉक मास स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट तो है जैसे ये हमारा क्या है कोई रॉक मास है. ओके, एक है कि इस दोनों डिसकंटिन्यूटी के बीच में हमने एक इंटैक्ट सैंपल निकाला और इस इंटैक्ट सैंपल की जो स्ट्रेंथ है वो इस रॉक मास की स्ट्रेंथ हो सकती है. दूसरा जो हमारा सैंपल है वो इस डिसकंटिन्यूटी को कंसीडर करके अगर हम इस कोर को निकालें और यहाँ पे इस डिसकंटिन्यूटी के अलोंग इस पे टेस्ट करें तो जो स्ट्रेंथ आती है इन दोनों स्ट्रेंथ के ऊपर रॉक मास की स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है, डिपेंड करती है. ओके, तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है द रॉक मास स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन टू मेजर फैक्टर्स. द फैक्टर्स दैट factor is the effect of size on the strength of intact rock which is in between discontinuities. okay, मतलब दो डिसकंटिन्यूटी के बीच में अगर हमारा कोई सैंपल है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर हमारे रॉक मास की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है. अनदर इज द इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, मतलब हमारे रॉक मास में डिफरेंट डिसकंटिन्यूटीज है उसको कंसिडर करके अगर हम उसकी स्ट्रेंथ निकालें तो उसके ऊपर भी हमारे रॉक मास की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है. तो यहाँ पे जो हमारी डिसकंटिन्यूटीज होती है उसका अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है. एज यूजुअल हम अज्यूम करते हैं कि हमारी रॉक कैसी है, एनाइसोट्रोपिक है. तो उसके लिए हमारे क्या है कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल साइज के स्पेसिमन के ऊपर टेस्ट करके हम एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तक जा सकते हैं. ओके, तो यही यहाँ पे कहना चाह रहा है कि मतलब अगर डिसकंटिन्यूटीज अलग अलग हैं तो हमें थ्योरेटिकल क्राइटेरिया को यूज़ करके हम अलग अलग अरेंजमेंट पे इस टेस्ट को हम टेस्ट अलग अलग ओरिएंटेशन पे हम इस रॉक सैंपल को टेस्ट करेंगे ताकि डिफरेंट डिसकंटिन्यूटीज और ओरिएंटेशन में हमें स्ट्रेंथ मिल सके. ओके, तो हमारा अब फर्स्ट क्राइटेरिया जैसे हमारा क्या होता है कि द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया जो होता है वो जनरली सिग्मा और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की फॉर्म में रिटर्न होता है. ओके, स्ट्रेंथ criteria is represented in what? Principal stresses. Principal stresses जो हमारे सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 होंगे. ओके, इनकी फॉर्म में हम स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को रिप्रेजेंट करते हैं. उसकी एक जनरल इक्वेशन बनती है सिग्मा 1 इक्वल टू व्हाट, सिग्मा सी, सिग्मा 1 इक्वल टू व्हाट, सिग्मा सी प्लस ए इंटू सिग्मा 3 इंटू सिग्मा बी. यहाँ पे ए एंड बी क्या है, हमारे कॉन्स्टेंट्स है और रॉक मटेरियल कॉन्स्टेंट है. ए एंड बी आर रॉक मटेरियल कांस्टेंट. सिग्मा सी हमारा क्या है, उस रॉक मास के इंटैक्ट सैंपल पे जो यूसीएस वैल्यू आती है वो है. सिग्मा सी इज यूसीएस वैल्यू ऑफ इंटैक्ट रॉक. ओके, एंड सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 उस रॉक मास में उस प्रेजेंट डिसकंटिन्यूटीज पे जैसे टेस्ट करते हैं तो हमारे मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा 1 और सिग्मा 3 से. ओके, इसी इक्वेशन को जब हम नॉर्मलाइज करते हैं तो नॉर्मलाइज करने पे हम क्या लिखते हैं, ये सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 3 के रेशियो में बनेगी. तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 3 इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा सी अपॉन सिग्मा 3 प्लस ए इंटू
सिग्मा 3 बी की पावर अपॉन सिग्मा 3। इसी को हम नॉर्मलाइज करके लिखते हैं 1 प्लस बीटा इंटू सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा सी की पावर अल्फ़ा। ओके, ये हमारी जनरलिस्टिक इक्वेशन है। इसमें अल्फ़ा बीटा बी इनकी वैल्यू जो होती है वो इम्पिरिकल कांस्टेंट हमारी अलग अलग रॉक पे अलग अलग वैल्यू आती है। ओके, इन्हें हम देखेंगे। फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया है मोर कूलाम क्राइटेरिया। मोर कूलाम क्राइटेरिया के देखने से पहले हम देखते हैं मोर क्राइटेरिया क्या था। जैसे हमारी कोई सॉइल मैकेनिक्स में सबसे पहले हम मोर फेलियर क्राइटेरिया पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? मोहर फेलियर थ्योरी। मोर फेलियर थ्योरी क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी सॉइल या कोई भी रॉक सैंपल है उसमें शेयर मोबिलाइजेशन जिस प्लेन के अलोंग होता है, राइट, जैसे इस प्लेन के अलोंग लगने वाले स्ट्रेसेस के कारण शेयर मोबिलाइज हुआ, तो यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेसेस होगा वो उसके उसी प्लेन पे जो लगने वाले जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगे उसका फंक्शन होगा। मतलब मोर फेलियर थ्योरी क्या कहती है कि जो शेयर स्ट्रेसेस है टो इज फंक्शन ऑफ व्हाट? सिग्मा एन, राइट। ये हमारी मोर फेलियर थ्योरी कहती है। मतलब अगर हम मोर सर्कल ड्रॉ करें यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेसेस को लेके, तो कुछ इस तरह से हमारे मोर सर्कल बनेंगे। तो इन मोर सर्कल पे जहाँ जहाँ ये फेलियर प्लेन बनता है, इनके यहाँ पे जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? एक फेलियर एनवलप मिलता है। फेलियर एनवलप। ये जो फेलियर एनवलप है उसकी इक्वेशन किसकी फॉर्म में होगी? टॉ और सिग्मा की फॉर्म में। तो इसका जो रिलेशनशिप होता है ये कहना चाहता है कि टॉ इज फंक्शन ऑफ व्हाट? सिग्मा एन। ये हमारा मोर फेलियर थ्योरी होती है। इसके बाद कुछ आने वाले सालों में मतलब फ्यूचर में मोर कूलाम थ्योरी आई, मोर कूलाम फेलियर क्राइटेरिया है, जिसने इस रिलेशनशिप को डिफाइन किया कि ये एग्जैक्टली ये रिलेशनशिप कैसा होता है। तो मोर कूलाम थे फेलियर क्राइटेरिया ने कहा अंडर मोर कूलाम फेलियर क्राइटेरिया, उसने इस रिलेशनशिप को और डिफाइन किया और बोला कि टॉ इज व्हाट? फंक्शन ऑफ सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई। यहाँ पे सी एंड फाई क्या है? हमारे शेयर फेलियर पैरामीटर है और शेयर पैरामीटर है। शेयर पैरामीटर, ओके, शेयर पैरामीटर। सी यहाँ पे क्या है? हमारा कोहेजन है और फाई क्या है? फ्रिक्शन एंगल है। और सिग्मा एन हमारा क्या है? फाई यहाँ पे फ्रिक्शन एंगल, सी कोहेजन और सिग्मा एन हमारा क्या है? नॉर्मल स्ट्रेसेस। और टॉ हमारा शेयर स्ट्रेसेस, शेयर स्ट्रेसेस ऑन दैट प्लेन। ओके, तो इस तरह से हमारे मतलब ये रिलेशनशिप किसने दिया था? हमारा मोहर कुलाब ने दिया था, राइट। तो सबसे पहले हम जनरल अगर मोहर कुलाम क्राइटेरिया को डिराइव करते हैं तो हमने क्या माना कि एक सैंपल माना, इस सैंपल को हम यूनी एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा? सिग्मा 1 स्ट्रेसेस होगा और यहाँ पे हमारा डेविएटोरिक स्ट्रेसेस और सॉरी नॉन डेविएटोरिक स्ट्रेसेस और सराउंडिंग स्ट्रेसेस सिग्मा 3 की वैल्यू क्या मानी मैंने? 0 मानी। तो इस पे जब ये रॉक मास सिग्मा 1 स्ट्रेसेस पे फेल होगा तो यहाँ पे हमें यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगी। ओके, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू व्हाट? यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिसको हम सिग्मा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब इस रॉक में अगर स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनाए तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? सिग्मा सिग्मा 3 का कन्फाइनमेंट जो कि क्या है? 0 है। और सिग्मा 1 इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा सी। तो मोर सर्कल अगर बनाए तो हमारा मोर सर्कल किस तरह से बनेगा? यहाँ पे सिग्मा 3 की वैल्यू कितनी है? 0 है। सिग्मा 3 मेरा कितना है? सिग्मा 3 मेरा 0 है। और सिग्मा 1 की वैल्यू मेरी कितनी है? सिग्मा सी के बराबर। ओके, यहाँ पे कन्फाइनमेंट मैंने कितना लिया? 0 लिया। फिर फर्दर मैंने क्या किया? सेकेंड सैंपल में
कन्फाइनमेंट को इंक्रीज किया, सिग्मा 3 की कुछ वैल्यू ली, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मेरे कुछ सिग्मा 3 आएगा, और कन्फाइनमेंट के कारण इसमें जो फेलियर स्ट्रेसेस है सिग्मा यूनिएक्सियल यूसीएस की जो वैल्यू वो भी क्या होगी हमारी इंक्रीज होगी, तो ये सिग्मा C2 पे फेल होगा, मानना कि ये सिग्मा C2 पे फेल होगा। तो इसका जो मोर फेलियर एनवलप सर्कल, मोर फेलियर सर्कल बनेगा वो किस तरह से बनेगा, इस तरह से कुछ बनेगा। तो इनको मिलाने वाली टेंजेंशियल लाइन होती है, ये हमारी क्या रिप्रेजेंट करती है, मोर फेलियर एनवलप। माना कि जो ये यहाँ पे और यहाँ पे ये फेल कर रही है, इस तरह से हमारा टेंजेंट लाइन जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मोहर फेलियर एनवेलप। ओके, यहाँ पे ये जो एंगल बनता है इसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये जो टेंजेंट यहाँ पे जो कट करता है इस हाइट को हम क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट पे सी की वैल्यू के बराबर। हम यहाँ पे इस अनकन्फाइंड कंडीशन को ही लेके चलते हैं। अनकन्फाइंड कंडीशन में हमारा मोर सर्कल कौन सा होगा, सिर्फ ये वाला फर्स्ट वाला। ओके, इसी सर्कल को हम कंसिडर करके चलते हैं। तो जब हम इसी सर्कल को कंसिडर करके चलेंगे तो हमारा मोर सर्कल कर्व कैसा बनेगा, ये है और यहाँ पे ये टेंजेंट, राइट। यहाँ पे ये एंगल कितना है मेरा, फाई है। ये इस सर्कल की क्या हो जाएगी, रेडियस। यहाँ पे ये रेडियस और यहाँ पे ये भी रेडियस आर के बराबर। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, सी के बराबर। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में मैं लिखूंगा, इसे बोलूँगा मैं ट्राइंगल, इस कोऑर्डिनेट को 0 ओ, ये हो जाएगा मेरा ए बी सी एंड डी। देन आफ्टर tan phi इज इक्वल टू व्हाट, tan phi इज इक्वल टू व्हाट, इन ट्राइंगल ये ए है तो इसे मैंने ए डैश माना, इन ट्राइंगल ए डैश ओ डी। तो tan phi इज इक्वल टू व्हाट, सी, या फिर ए डैश ओ डिवाइडेड बाय व्हाट, ओ डी। तो ए डैश ओ मेरा कितना है, सी के बराबर। तो ओ डी कितना आ जाएगा मेरा, tan phi के बराबर। तो यहाँ से मैं ओ डी की वैल्यू आ जाएगी मेरी, ओ डी इज इक्वल टू व्हाट, सी इंटू कॉट फाई। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं ए सी डी ट्राइंगल में रहता हूँ, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए इस ट्राइंगल में। ओके, इस ट्राइंगल में यहाँ पे ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो साइन फाई की वैल्यू मेरी कितनी रहेगी, साइन फाई इज इक्वल टू व्हाट, ए सी डिवाइडेड बाय डी सी। और डी सी कितना है, आर प्लस डी ओ। डी ओ की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ही ली है। तो साइन फाई इज इक्वल टू ए सी, ए सी कितना है मेरा, आर, आर डिवाइडेड बाय व्हाट, सी कॉट फाई प्लस आर, राइट। तो यहाँ पे मैं आर की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो क्या बनेगा, इसको इस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे साइन फाई इज इक्वल टू व्हाट, आर अपॉन सी कॉट फाई प्लस आर। ये कितना हो जाएगा, सी इंटू कॉस फाई अपॉन साइन फाई। कॉट फाई को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इंटू साइन फाई प्लस आर इंटू साइन फाई इज इक्वल टू आर। यहाँ साइन फाई से साइन फाई कैंसिल हो गया, तो सी कॉस फाई इज इक्वल टू व्हाट, आर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइन, इसको यहाँ पे भेज देंगे, 1 माइनस साइन फाई। तो आर कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी आ जाएगी मेरी, सी कॉस फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन फाई। ओके, तो यहाँ पे मेरा सिग्मा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मोर सर्कल में यहाँ पे कितना, सिग्मा 1 इक्वल टू व्हाट, सिग्मा सी था, राइट। और यहाँ पे सिग्मा 3 की वैल्यू मेरी कितनी थी, 0 थी, और इसकी रेडियस मेरी कितनी है, आर है। तो सिग्मा सी इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ आर इज इक्वल टू 2c कॉस फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई।
इस वैल्यू को हम किसी और रिलेशनशिप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में cos फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन फाई को tan 45 प्लस 5/2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिग्मा सी मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ ऊपर लिखें सिग्मा सी इज इक्वल टू व्हाट, 2c इंटू tan 45 प्लस 5/2। ओके, ये रिलेशनशिप आ जाता है हमारे पास। जब हम मोर कूलम्ब क्राइटेरिया को डिराइव करते थे एट फेलियर, हमारे पास रिलेशनशिप आता है एट फेलियर, हमारे पास क्या रिलेशनशिप आता है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू व्हाट, 2c tan 45 प्लस 5/2 प्लस सिग्मा 3 इंटू यहाँ पे कब, अंडर कन्फाइनमेंट। ओके, अंडर कन्फाइनमेंट का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे अनदर का लिया था, यहाँ पे मेरा सिग्मा 3 की वैल्यू भी आ जाएगी और यहाँ पे सिग्मा 1 भी रहेगा। इस केस में हमारा ये इक्वेशन बनेगी। ओके, इंटू tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। इस इक्वेशन को आपने सॉइल मैकेनिक्स में भी डिराइव किया था। यहाँ पे 2c tan 45 प्लस 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे UCS के बराबर, राइट। ये क्या है मेरा 2c इंटू cos फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव, राइट, इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा सी। यहाँ पे मेरी इक्वेशन बनेगी 1 इज इक्वल टू सिग्मा सी प्लस सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। तो ये हमारे क्या हो जाती है, मोर कूलम्ब क्राइटेरिया की इक्वेशन, राइट। अब हम इसे नॉर्मलाइज किस तरह से करते हैं ये देखते हैं, राइट। तो मोर कूलम्ब क्राइटेरिया में ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है जिसमें ये C हमारा कोहेजन फैक्टर होता है और ये शेयर फैक्टर होता है। शेयर फैक्टर हमारा नॉर्मल स्ट्रेसेस के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। यहाँ से हमारे पास ये रिलेशनशिप हमने डिराइव कर ही लिया अभी। तो सिग्मा 1 इक्वल टू व्हाट, सिग्मा सी प्लस tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 इंटू सिग्मा 3, राइट। अब इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, मोर कूलम्ब थ्योरी। जनरली ये हमारे रॉक पे सीधा हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब रॉक पे यूज़ करते हैं तो हमें टेंशन क्राइटेरिया को भी हमें कंसिडर करके चलना पड़ता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे टेंशन कट ऑफ प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे जैसे टेंशन कट ऑफ प्रोवाइड किया, मतलब यहाँ पे जो हमारा सी कॉट फाई की जो वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस होकर हमारी इतनी हो जाएगी। इसको इसलिए कंसीडर करके कि चले क्योंकि हमारा सॉइल सैंपल होता है। सॉइल सैंपल में हमारे टेंशन को हम कंसीडर करके नहीं चलते हैं, लेकिन रॉक मास में कुछ न कुछ टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है, इसलिए हम यहाँ पे टेंशन कट ऑफ प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो इफेक्ट ऑफ पोर वाटर प्रेशर जब हम लेते हैं तो यहाँ पे हम जो टोटल स्ट्रेसेस होते हैं उसकी जगह हम क्या लेंगे, यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेसेस। इफेक्टिव स्ट्रेसेस की वैल्यू के लिए हम सिग्मा डैश से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और उससे हमारी जो इक्वेशन है वो इफेक्टिव स्ट्रेसेस में डिराइव होगी। मतलब सिग्मा 1 को हम सिग्मा 1 डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो फिर यहाँ पे हमने क्या किया कि सिग्मा 1 की इक्वेशन में सिग्मा 1 डैश माइनस सिग्मा 3 किया दोनों तरफ से, तो सिग्मा सी प्लस tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 इंटू सिग्मा 3 डैश माइनस सिग्मा 3। इसी इक्वेशन को हमने रीअरेंज करके लिखा टोटल स्ट्रेसेस की फॉर्म में। तो सिग्मा सी प्लस सिग्मा सी 3 डैश tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 माइनस 1। ओके, फिर धीरे धीरे हमने इसको और सॉल्व करके पोर वाटर प्रेशर कितना आता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस तरह से हम इफेक्ट ऑफ पोर वाटर प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं, राइट। यहाँ पे ये हमारा क्या है, टोटल स्ट्रेसेस है, उसमें हम इतना पोर वाटर प्रेशर माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा सिग्मा 3 डैश और यहाँ सिग्मा 1 डैश आ जाएगा। ओके, फिर इसी इक्वेशन को हम नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखे तो हम किस तरह से करेंगे, फॉर इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का रेशो या नॉर्मलाइज करते हैं तो हम सिग्मा 1 को इस इक्वेशन से डिवाइड करें तो 1 इक्वल टू सिग्मा सी ओपन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 ओपन सिग्मा 1 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। तो इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं। यहाँ पे जो के फैक्टर है ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस रेशो होता है। के की वैल्यू हमारी कितनी होती है, सिग्मा 3 ओपन सिग्मा 1। मतलब यहाँ पे इसको के पुट करेंगे
और सिग्मा वन प्रिंसिपल की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, सिग्मा वन प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस के इंटू 10 45 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 इंटू सिग्मा वन इज इक्वल्स टू सिग्मा सी, राइट। तो इसी को हमने रीअरेंज करके लिखा है इस इक्वेशन को। ओके, ये हमारी रीअरेंज्ड इक्वेशन, के की वैल्यू जनरली हमारी कितनी होती है, 0.17 के बराबर। तो इस तरह से हम मोर्फ कूलाम क्राइटेरिया में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और सिग्मा वन और सिग्मा थ्री के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं, राइट। अगली क्लास में हम इन्हीं अलग अलग रिलेशनशिप को देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम हुक एंड ब्राउन क्राइटेरिया को देखेंगे, जिसमें हुक एंड ब्राउन ने सिग्मा वन और सिग्मा थ्री के बीच में एम्पिरिकल टाइप का रिलेशन स्टेब्लिश किया था। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।